पिछले कुछ भागों से हम अमेरिका की जो संघीय कार्यपालिका है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा की। जो अन्य शक्तियां हैं उन पर चर्चा हमारी इस प्रकार रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक अधिकार, एक शक्ति है वित्तीय शक्ति या अधिकार व कार्य। यानी अमेरिका का जो वार्षिक बजट है वो राष्ट्रपति की देखरेख में बजट ब्यूरो के निदेशक द्वारा तैयार किया जाता है और निदेशक के द्वारा ही कांग्रेस को भेजा जाता है। कांग्रेस बजट के आय और व्यय भाग को घटा या बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति अपने दल एवं समर्थकों की मदद से कोशिश करता है कि बजट यथासंभव मूल रूप में ही पास हो, यानी जिस रूप में वो राष्ट्रपति उसको तैयार करवाता है बजट ब्यूरो के निदेशक से, तो वो चाहता है कि वो उसी रूप से पास हो। तो उसका ये प्रयास भी रहता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ अवसरों पर बजट में गंभीर परिवर्तन भी हो जाते हैं, पर आमतौर पर राष्ट्रपति जैसा चाहते हैं वैसा ही बजट पास होता है, कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति, अधिकार व कार्य। राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख न्यायिक शक्ति, अधिकार व कार्य हैं, जैसे वह सीनेट के अनुसमर्थन से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, वह क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करता है। उसके इस अधिकार का विवरण हमने कार्यपालिका की जो शक्तियां पढ़ी राष्ट्रपति की, उसमें हम पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दल और देश के नेता के रूप में भी उसकी शक्तियां हैं, उसके अधिकार हैं, उसके कार्य हैं। दल के नेता के रूप में होता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव दलीय आधार पर होता है। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ हो जाता है वह अपने दल का निर्विरोध नेता भी बन जाता है। दल के नेता के रूप में कई कार्य करता है, जैसे वह दल की नीतियों के निर्धारण में प्रमुख रूप से भाग लेता है। वह दल व अपनी प्रशासकीय नीतियों की सफलता के लिए कांग्रेस में व उसके बाहर दल का सहयोग प्राप्त करता है। जब कांग्रेस में उस दल का बहुमत होता है तो वह विधायी क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व करता है। वह कांग्रेस या राज्यों के चुनावों में अपने दल की विजय के लिए प्रयत्न करता है। भविष्य के राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं उनके लिए भी अपने दल को तैयार करता है, चाहे फिर वह स्वयं दोबारा चुनाव लड़े या दल का किसी अन्य उम्मीदवार का वो समर्थन करे। देश के नेता के रूप में भी अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं। अमेरिका के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सामान्य काल एवं संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करता है और आम अमेरिकी उससे पथ प्रदर्शन की उम्मीद करता है। उदाहरण के लिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ट्रूमैन ने राष्ट्रीय नेता के रूप में ही शक्तियों का प्रयोग किया था। राष्ट्र ने उन्हें किसी दल के नेता के रूप में नहीं, अपितु अपने राष्ट्र के नेता के रूप में, यानी राष्ट्रीय नेता के रूप में ही विस्तृत शक्तियां सौंपी थी। तो परिस्थितियों पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा एक हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में एक विषय रहेगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां या अधिकार व जो कार्य हैं संविधान द्वारा इतने नहीं दिए थे जितने की हमने चर्चा की है। इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी हमें देखने को मिला है। तो इन शक्तियों में या इन अधिकारों में या इन कार्यों में जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं तो इनमें वृद्धि के क्या कारण रहे हैं, ऐसा कुछ विशेष बातें रही होंगी, क्योंकि जैसा मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को शक्तियाँ देने की बात कही थी तो उससे कहीं ज़्यादा ये पद लोकप्रिय हुआ है, शक्तिशाली भी हुआ है, इसके अधिकारों में वृद्धि भी हुई है। तो वो कारण क्या है वृद्धि के, उन पर हमारी चर्चा रहेगी आज। यानी संविधान के निर्माता व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति के अधिकार व लोकतंत्र में इतनी अधिक आस्था रखते थे कि वे एक शक्तिशाली कार्यपालिका को एक तरह से यूँ कहें कि अत्याचार का पर्यायवाची मानते थे। अतः उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रपति को एक तरह से सीमित शक्ति, अधिकार व कार्य सौंपे। परंतु संविधान के निर्माण के बाद से लेकर आज तक ये हमने देखा, अभी शक्तियों का अपने विवरण समझने का प्रयास किया था, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में एक तरह से आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आज वह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रजातांत्रिक ढांचे में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के प्रजातांत्रिक ढांचे में सबसे अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। मुनरो ने तो यहाँ तक कहा है, अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है। मुनरो की किताब है गवर्नमेंट ऑफ द
यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस किताब में मुनरो क्या कहता है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो कारण क्या है? तो इन्हीं कारणों में हम अगर बात करें तो पहला कारण ये रहा संविधान का विकास। संविधान के विकास के साथ साथ राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से कांग्रेस के विभिन्न अधिनियमों, न्यायालयों के निर्णयों, प्रथाओं व परिपाटियों का जिक्र किया जा सकता है। ये उल्लेखनीय है कि इस तरह का विवरण राष्ट्रपति की शक्ति, अधिकार व कार्य के स्रोत के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं। निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन एक कारण ये भी रहा है। संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की और सैद्धांतिक दृष्टि से ये आज भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, किंतु व्यवहार में ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बन गई है और राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति बन गया है। इससे उसकी शक्तियों में ज़्यादा वृद्धि हुई, अपार वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति विल्सन ने एक बार कहा था कि समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा संकट काल की मौजूदगी रही है कई बार। जब भी अमेरिका को संकट काल का मुकाबला करना पड़ा है तो राष्ट्रपति की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संकट काल में राष्ट्र उससे कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व की उम्मीद करता है, अतः जनता व कांग्रेस उसे अत्यधिक शक्तियां सौंप देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संकट काल में वही एक संकट मोचक के रूप में काम कर सकता है। जैसे गृह युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक मंदी हुई, या द्वितीय विश्व युद्ध या शीत युद्ध का जो लंबा काल रहा है, तो ये जो संकट काल रहे हैं उनमें राष्ट्रपति की वास्तव में शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। यद्यपि संकट काल समाप्त होने पर राष्ट्रपति को सौंपी गई विशेष शक्तियों में से अधिकतर को वापस ले लिया जाता है, तो भी कुछ शक्तियां उसके पास रह जाती हैं। प्रत्येक संकट काल राष्ट्रपति की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करता चला जाता है और इसीलिए मुनरो ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय संकट के फलस्वरूप राष्ट्रपति की सत्ता में हमेशा के लिए कुछ बातें जुड़ जाती हैं। जुड़ते जुड़ते वो एक तरह से शक्तिशाली होता चला गया। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का जो उदय हुआ है उसके साथ साथ भी उसके दायित्वों और कार्यों में अपार वृद्धि हुई है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से उसको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हुई, अद्भुत कार्य करने का अवसर भी मिले उसे। और एक अमेरिका की जो महाशक्ति के रूप में उदय की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण रही है। धीरे धीरे उभरा है ये, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो साम्यवादी गुट से इनका शीत युद्ध के नाम पर एक तनाव चलता रहा और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद में पूरी दुनिया पर एक छत्तर साम्राज्य एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का रहा है, एकमात्र नेता ही विश्व का रहा है। हालांकि आज इसे भारत जैसे देशों से चुनौती मिल रही है। और इसके अलावा जैसे हमने बात की ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत है, कैनेडी द्वारा क्यूबा की नाकाबंदी थी, जॉनसन द्वारा वियतनाम में युद्ध करना, निक्सन द्वारा वियतनामीकरण की नीति, व चीन से मित्रता, या बुश द्वारा इराक में युद्ध आदि ये उदाहरण हैं। तो इससे राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये विस्तार मतलब बढ़ती चली गई हैं। उनकी राष्ट्रपति की बढ़ती हुई शक्तियों पर ये सारे उदाहरण प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा भी अनेक बहुत कारण रहे हैं। वो आम जनता का नेता होता है, आम जनता उसे राष्ट्र नेता के रूप में स्वीकार करती है, और कई बार अनेक राष्ट्रपति ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी अपनी शक्तियों का विकास किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान ने राष्ट्रपति को जितनी शक्तियाँ दी उससे कहीं ज़्यादा वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी ये जो अभी कारण हमने कारणों पर चर्चा की, तो ये कारण मुख्य रूप से उसकी शक्ति में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसकी हम बात करें तो इसके दो पक्ष हैं जो अपने विवरण अपने चर्चा की है। एक उसका सैद्धांतिक स्थिति है। सैद्धांतिक स्थिति वही है जो संविधान द्वारा उसे प्रदान की गई है। संविधान के लिखित धाराओं के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यपालिका क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु कांग्रेस व न्यायालय के द्वारा उसे अपनी सीमाओं में रखा जाता है। यही है उसकी एक तरह से सैद्धांतिक स्थिति। परंतु व्यवहार में स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि व्यवहार में ये पद बहुत शक्तिशाली हो गया है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति पद को एक नियंत्रित कार्यपालिका अध्यक्ष बनाने की कोशिश की थी, किंतु संविधान के विकास ने उसे न केवल विस्तृत कार्यपालिका शक्तियाँ सौंप दी, अपितु विधायी क्षेत्र में भी वह मुख्य विधायक बन गया है, जैसे हमारी पहले के भाग में चर्चा रही है। और उसे दल व राष्ट्र का एकमात्र नेता भी स्वीकार किया जाने लगा है।
एक कथन है लंकास्टर का, यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के हाथ में अधिक शक्तियाँ इकट्ठी नहीं हो, किंतु वह संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली शासकों में से एक है। मुनरो भी कहते हैं, जब संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति के हाथ में निहित होगी, तो वह ये अनुभव नहीं लगा सके कि किसी दिन ये 9 शब्द उसके हाथ में इतनी अधिक शक्तियाँ इकट्ठी कर देंगे कि जितनी कि किसी लोकतंत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग नहीं की गई थी। यानी वास्तव में आज राष्ट्रपति का पद बहुत अधिक शक्तिशाली है। जैसा कि हम उसकी शक्ति, अधिकार व कार्य के अध्ययन जो विवरण हमने चर्चा की उसके दौरान हम ये चीज़ें देख चुके हैं। राष्ट्रपति नागरिक और सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में वास्तविक और विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करता है, वैदेशिक नीति का संचालन करता है। तो एक तरह से हम निष्कर्ष रूप में ओग व रे का एक कथन है, उसकी बात करेंगे। यूरोप के तानाशाहों को छोड़कर, ओग व रे के क्या कहते हैं, यूरोप के तानाशाहों को छोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका अध्यक्ष हो गया है। तो ये एक उसकी जो स्थिति है अमेरिका के राष्ट्रपति की, वह ओग व रे का जो कथन है वो स्पष्ट कर देती है उसकी स्थिति। यानी यूरोप के तानाशाहों को हम छोड़ दें, उसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली कार्यपालिका का अध्यक्ष हो गया है। हो गया का मतलब संविधान निर्माताओं ने जो उसे शक्तियाँ प्रदान की थी वो नहीं है, वो सैद्धांतिक पक्ष है उसका। व्यवहार में वो बहुत अधिक शक्तिशाली है, बहुत अधिक शक्तियों का वो प्रयोग करता है। व्यवहार में उसकी शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। तो ये विभिन्न भागों के द्वारा अमेरिका की संघीय कार्यपालिका का गठन क्या क्या उसमें शामिल है, क्या संघीय कार्यपालिका है, उसमें जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति हैं उनके अध्यक्ष संघीय कार्यपालिका के, उसका पद क्या है, गठन क्या है पद का, किस तरह से चुनाव होता है और क्या शक्तियां हैं, शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण रहे हैं, उसकी क्या व्यवहारिक है, क्या सैद्धांतिक स्थिति है, इन सब बातों पे हमारी चर्चा रही है। और इसी के साथ हमारा ये एक अध्याय, एक बड़ा भाग अमेरिका की संघीय कार्यपालिका और मुख्य तौर पर उसमें राष्ट्रपति, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी राष्ट्रपति का जो पद स्थिति और उसका निर्वाचन और उसकी शक्तियाँ एक मुख्य रूप से मतलब परीक्षा में आने की इसके ऐसे प्रश्नों की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि ये वर्तमान में क्या बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। और वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है और उसकी जो शक्तियां हैं उनका हमें गहन चिंतन करना चाहिए और उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो संघीय कार्यपालिका के जो विभिन्न भाग थे, यानी हमने भाग 1 से लेकर 8 तक 8 भागों में अलग अलग इसको समझने का प्रयास किया है। और इन 8 भागों को हम अलग अलग समझें और फिर उनको एक साथ हम लगातार अगर एक बार दोहराएं, इनको समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, तो काफ़ी हद तक यानी लगभग पूर्ण रूप से हम अमेरिका के राष्ट्रपति की पद स्थिति है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ, एक तरह से अमेरिका की जो संघीय कार्यपालिका है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।